हे एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब बढ़िया होंगे और घर में सेफ़ होंगे। ठीक है, हमको अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी डाइवर्टेड नहीं होना, बाहर कुछ भी हो जाए। ठीक है, घर में सेफ़ रहिए। हम लोग अपनी ऑडिट की रिवीजन कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट पार्ट था स्केड्यूल्स को रिवाइज़ करना। हमने स्केड्यूल्स की जो बेसिक प्रोविजंस थी वो हमने पढ़ ली थी। ऑफिसेज कितने बोर्ड्स हो सकते हैं, नाम क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये सब देख लिया था। अब हमें देखना है स्ट्रिक्टली स्केड्यूल्स, क्योंकि स्केड्यूल्स में आएंगे सर्टन प्रोविजंस। उन सर्टन प्रोविजंस में आप सर्टन क्लॉजेज में लिखा हुआ है कि क्या करें क्या ना करें, तो वो चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को आराम आराम से, क्योंकि इसमें जल्दबाजी करेंगे तो मिस्टेक पेपर में होने की चांसेस हैं कि आपको लगेगा ये फर्स्ट का होगा वो सेकंड का। ठीक है, तो हम ये देख लो, पेज नंबर 12 है ना, तो ये वाला पेज नंबर 13 है, तो 13 नंबर पेज पे आ जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, स्केड्यूल्स टू द एक्ट के जो भी स्केड्यूल्स हैं वो हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो द टाइप्स ऑफ स्केड्यूल्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये है सबसे पहला स्केड्यूल, फर्स्ट स्केड्यूल में सबसे पहले आराम आराम से देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। इसका मतलब हो गया इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 में क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। जो चार्ट सीएस प्रैक्टिस में हैं, अगर उन्होंने कोई भी मिसकंडक्ट करी तो उनके लिए पार्ट नंबर 1 है। इसमें देख लो कितने क्लॉजेज हैं, 12 क्लॉजेज हैं। एक मिनट मैं इसे हटा देती हूँ। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ क्लॉजेज इज़ 12। ठीक है, तो ये रखना सीए वो जो कि क्या है, प्रैक्टिस के अंदर हैं, और अगर उन्होंने कोई मिसकंडक्ट करी तो 12 क्लॉज हैं। और देख लो फिर है पार्ट नंबर 2 में कौन है, प्रोफेशनल। अगर आपने मिसकंडक्ट करी इन रिलेशन टू किसके बारे में बात कर रहे हैं, उन मेंबर्स के बारे में जो कि मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इन सर्विस, जो सर्विस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। और इसके कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू उन मेंबर्स का ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, मतलब ये जनरल केसेस है कि मतलब चाहे मेंबर हो चाहे सर्विस क्लास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली अगर आपने गलतियाँ करी तो वो यहाँ फॉल करेंगी। प्रैक्टिस वालों की गलतियाँ यहाँ फॉल करेंगी, सर्विस वालों की यहाँ, और दोनों की यहाँ। जनरल केसेस हैं, इसके 3 क्लॉज हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4, अदर मिसकंडक्ट। इसका नाम ही है, इन तीनों को छोड़ते हुए जो बाकी का होगा, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये मिसलेनियस है। ठीक है, तो अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स, वो सारे मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली, इसका मतलब वो भी मेंबर्स ही होंगे और जनरली उन्होंने मिस्टेक करी होगी, पर वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं है, वो छोटे मोटे हैं, मिसलेनियस है। उनका नंबर ऑफ क्लॉज कितना है, 2। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए। अच्छा ठीक है, ऐसे ही हम इसका देख लेते हैं नेक्स्ट सेकंड स्केड्यूल का देखो क्या बता रहे हैं। सेकंड स्केड्यूल का कह रहे हैं द पार्ट नंबर 1, 2, 3, इसमें 3 है। तो अगर हम बात करें, ऐसे बात करें कि फर्स्ट स्केड्यूल में कितने पार्ट्स थे, 4 थे, और सेकंड में कितने थे, 3 पार्ट्स हैं। 4 में, 4 के अंदर जो भी थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पहला पार्ट क्या था, प्रैक्टिस वालों के लिए, उसके बाद सर्विस वालों के लिए, उसके बाद जनरली, और उसके बाद मिसलेनियस। ऐसे थर्ड में 3 पार्ट हैं, है ना। तो देखो पहला पार्ट कौन सा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टू सी एज इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वालों के लिए। अगेन पार्ट 1 की तरह, ओ सॉरी, स्केड्यूल 1 की तरह। स्केड्यूल 1 का जो पहला पार्ट था वो भी प्रैक्टिस वालों के लिए था, ये भी इसके लिए भी प्रैक्टिस वालों के लिए। नेक्स्ट क्या है ना, इसका क्लॉज 10 है। फिर है नेक्स्ट मिसलेनियस, अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स जनरली, इसमें सर्विस की बात नहीं हो रही, तो इसमें हम डायरेक्ट सर्विस को छोड़ के जनरली कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, और लास्ट है अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जनरली, वही मैंने बोला ना, मिसलेनियस। हाँ, इसको GM को दोनों बोल सकते हो, जनरल या मिसलेनियस। ठीक है, तो पार्ट 1 में 4 है क्योंकि उसमें सर्विस क्लास को जोड़ रखा, और जो स्केड्यूल 2 है उसके अंदर 3 है क्योंकि उसके अंदर सर्विस क्लास को नहीं जोड़ रखा। राइट, तो ये आपके 3 पार्ट्स हो गए किसके, स्केड्यूल 2 के। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो देखो लिखा है ना, इम्प्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट क्लॉजेज इन द स्केड्यूल्स आर डिस्कस बिलो। तो फर्स्ट स्केड्यूल देख लेते हैं, फर्स्ट स्केड्यूल क्या कहना चाहता है, आराम आराम से एक एक चीज़ को, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्केड्यूल क्या बोल रहा है, वेयर द डायरेक्टर डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन कमेटी होगी, जो भी उसका जो डायरेक्टर होगा, इज ऑफ द ओपिनियन दैट द, उसका ओपिनियन है कि जो मेंबर है इज़ गिल्टी ऑफ एनी प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, कि उसने वो गलती करी है, वो मिसकंडक्ट करा है, मिसबिहेव किया है, मैंशनड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अगर वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है तो फर्स्ट शेड्यूल के जितने क्लॉजेज हैं उसमें मेंशन जो भी अदर मिसकंडक्ट्स बताए गए हैं, जो भी गलतियाँ बताई गई हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वो अगर उसने करी है और वो उसकी ओपिनियन में वो गिल्टी है, देन ही शैल प्लेस द मैटर बिफोर द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। आपको पता ही था फर्स्ट शेड्यूल में, हाँ, कहाँ जाता है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास। और सेकंड में हमने पढ़ा था ना, सेकंड पे जाता है
डिसिप्लिनरी कमेटी के पास, तो वो ज़्यादा बड़ी होती है, ये थोड़ी सी छोटी होती है। तो यहाँ पर चली गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास चला गया। तो पार्ट 1 देखो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस वाले लोगों के लिए पी क्या क्या है। पहला, A chartered accountant in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he क्या करता है, ये आपका स्टार्ट हो गया मेन, ठीक है, यहाँ पर आपका स्टार्ट हो गया, ये है क्लॉज नंबर 1। आपने पढ़े थे ना 12 क्लॉजेज होंगे, तो क्लॉज नंबर 1 आ रहा है। 1 में क्या कह रहा है, देखो हम इसको भी ऊपर कर लेते हैं आराम से ना, हमने ये वाला तो रेफरेंस तो पढ़ ही लिया, हम यहाँ टेबल, हाँ इस पर आए। देखो क्या कह रहा है, क्लॉज नंबर 1, ये आपका 1 है, अलाउज एनी पर्सन, अगर वो सीए क्या करता है, अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम, मतलब नाम उसका है, काम कोई और कर रहा है, तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं क्लॉज नंबर 1 में अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी पर्सन को अलाउ करता है कि वो प्रैक्टिस कर सके उसके नाम पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अनलेस सच पर्सन इज ऑलवेज, हाँ अगर वो क्या हो, दूसरा पर्सन जो उसके नाम पे प्रैक्टिस कर रहा है वो भी एक चार्टर्ड होना चाहिए, इज़ ऑल्सो चार्टर्ड इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप विद और एम्प्लॉयड बाय हिम, तीनों कैटेगरी होनी चाहिए, है ना। तो मतलब आपने तीनों में देखो, पहली कंडीशन क्या है, सीए होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, या तो आपके साथ पार्टनर होना चाहिए या तो आपका एम्प्लॉय होना चाहिए। तो पार्टनर है, एम्प्लॉय है, प्लस सीए तो होना ही होना चाहिए, तभी आपके नाम पे वो क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर पार्टनरशिप में 2 मेंबर्स हैं तो एक मेंबर, दोनों को सीए होना पड़ेगा, तभी एक मेंबर दूसरे मेंबर के बिहाफ पे काम कर सकता है। अगर एक मेंबर ने अपने नाम से पार्टनरशिप खोल रखी है और दूसरा बाद में ऐड ऑन हो गया, तो दूसरा बंदा पहले के नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है। यस, देखो, एनी पर्सन कैन प्रैक्टिस इज इन हिज नेम, उसके नाम पे कर सकता है, पर उस पर्सन को क्या होना पड़ेगा, अनलेस मतलब जब तक उस पर्सन चार्टर्ड ना हो, दूसरा कंडीशन वो पार्टनरशिप में ना हो या फिर एम्प्लॉयड बाय नेम, ये होना चाहिए। तो देखो नीचे टैबुलर फॉर्म में आराम से आपको समझ आएगा, हु कैन अलाउ टू बी प्रैक्टिस इन सी ए नेम, कौन कौन लोग हैं जो सी ए के नाम पे काम कर सकते हैं। नॉन चार्टर्ड्स नहीं कर सकते, ठीक है, अलग से उन्होंने पूरा टेबल बना दिया, अब आप पूरा टेबल फॉलो करो, आराम से आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। तो नहीं कर सकते। अब और कौन दूसरे देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, हाँ ये कर सकते हैं, पर क्या क्या होने चाहिए, आप या तो आपके पार्टनर होने चाहिए, एम्प्लॉय होने चाहिए, अदर, तीनों में से देखो, पार्टनर अलाउड है, एम्प्लॉय अलाउड है, अदर नॉट अलाउड। तो इन्होंने पूरी कंडीशंस ली हैं, सारे सिनेरियोस को कवर किया और फिर उसे एक एक करके आउट करते गए, जो जो इन है वो इन कर लिए और जो जो आउट है वो आउट कर दिए, ये आउट है और ये आउट है। तो नॉन चार्टर्ड नहीं हो सकते और चार्टर्ड हैं तो सिर्फ पार्टनर और एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये बहुत आसान था पहले वाला क्लॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे देखो, ऊपर फिर क्लॉज नंबर 2 है, उसके बारे में हम गुडविल के बारे में बताया है। हाँ देखो, क्लॉज नंबर 2 में अब हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्या बता रहे हैं क्लॉज नंबर 2 में। तो क्लॉज नंबर 2 आपका आ गया, इसको डार्क कलर ले लेते हैं, ब्लू, ठीक है, 2, ठीक है। तो 2 नंबर है, क्या बोल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, या तो वो पे करता है या अलाउ करता है और एग्री टू पे करता है, किसी को कहता है कि हाँ हाँ मैं आपको दे दूंगा, और एग्री टू अलाउ, या तो किसी को एग्री हो जाता है अलाउ करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। एनी शेयर, किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा, कोई कमीशन कि हाँ भाई इतना परसेंट ले लेना, कोई ब्रोकरेज, बीच का एजेंटगिरी, है ना, इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, उसने बिजनेस किया पर दूसरे को क्या दे दिया, उसका शेयर दे दिया, कमीशन दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, किसकी, जो उसने फीस कमाई या उसने जो प्रॉफिट कमाया इन हिज प्रोफेशनल बिजनेस। टू किसको दिया, अब हम क्वेश्चन आता है किसको दिया, टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर, जो मेंबर नहीं था, काटा मार दो, मेंबर नहीं था, ऑफ द इंस्टीट्यूट और द पार्टनर, है ना, मेंबर नहीं था और पार्टनर नहीं था उसका, ना तो इंस्टीट्यूट का मेंबर था और ना ही उसका पार्टनर था, और पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर और अ मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी और विद सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और फॉर द, किसके लिए करोगे आप ये काम, मतलब आपने उसको फीस जो दी है वो किसके लिए दी है, फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन और आउटसाइड इंडिया। सिंपल। तो सिंपल अगर इसको दोबारा से एक बारी रीड आउट करें तो देखो वो क्या कह रहे हैं, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे करता है या अलाउ करता है या एग्री टू कहता है कि मैं दूंगा या आगे अलाउ करूंगा, या डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी एक ऐसे पर्सन को, टू यहाँ से पढ़ो, टू एनी पर्सन अदर देन अ मेंबर, जो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, और पार्टनर, और पार्टनर का मतलब समझ गए, और लिखने का मतलब या, तो ना तो हाँ इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है,
आपका पार्टनर नहीं है, आपका रिटायर पार्टनर नहीं है ना, आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है डिजीज़ पार्टनर का, या फिर कोई मेंबर हो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का और विथ सच पर्सन, उस बंदे के साथ जो वो क्वालिफिकेशन रखते हैं एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कोई भी हो, तो आपने उस बंदे को क्या दिया है, एनी शेयर, उस बंदे को कोई कमीशन दी है, कोई हिस्सेदारी दी है, कोई परसेंटेज दी है, कोई ब्रोकरेज दिया, एजेंटगिरी दी है इन द, है ना, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। तो एनी शेयर दिया है, कमीशन दिया है, ब्रोकरेज दिया है और फीस दी है, हाँ सॉरी, ब्रोकरेज दिया है अपनी फ़ीस या प्रॉफिट में से ऑफ द प्रोफेशनल बिजनेस, ये चीज़ आपने उसको दे दी है। और वो पर्सन किस लिए दी है, फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सच प्रोफेशनल सर्विसेज, उसने वो प्रोफेशनल सर्विसेज आपको दी थी, इंडिया में या बाहर। तो देखो, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, दोनों ही केसेस को क्रॉस कर देना, ये नहीं कर सकते भैया आप। ना तो वो मेंबर है, ना वो पार्टनर है ना, ना वो रिटायर्ड पार्टनर है, ना वो डिजीज पार्टनर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ भी नहीं है वो। तो इस वजह से अगर आप उसको कुछ भी ये पेमेंट्स कर रहे हो तो भैया आप गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। तो ये गिल्टी उस केस में मान लेंगे। देखो अब आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल भी हम पे करते हैं ना, कई बार शेयर देते तो हैं, गुडविल का शेयर बढ़ता है, तो गुडविल के शेयर में कई बार कन्फ्यूजन आ सकती है, तो उसकी कन्फ्यूजन ना आए तो आज हम यहाँ तक देखेंगे कि हाँ भैया, आज हम क्लॉज नंबर 2 तक देखेंगे क्योंकि गुडविल का टॉपिक बड़ा है। तो देखो गुडविल में क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, गुडविल में क्या कह रहे हैं, गुडविल में कह रहे हैं द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भैया आप क्या करोगे, ध्यान से पढ़ो, शेयर ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ गुडविल। या तो आपने प्रॉफिट शेयर किया क्योंकि ऊपर वर्ड शेयर का आया था ना, या तो आपने किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करा है, तो या तो आपने उसके साथ शेयर करा है कोई प्रॉफिट, है ना, और या फिर अपनी जो गुडविल थी आपकी फर्म की उसे सेल कर दी, तभी तो उसमें लिखा था शेयर कर रहे, कमीशन दी है या फिर ब्रोकरेज दी है किसी भी ऐसे पर्सन को जो मेंबर नहीं है ना, जो पार्टनर नहीं है, रिटायर्ड पार्टनर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है डिजीज्ड का, है ना, कोई और मेंबर नहीं है किसी और बॉडी का, अदर बॉडी वो भी है ना। तो अगर आपने कोई ऐसे पर्सन को दिया है तो फिर देख रहे हैं हम गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा ऐसे केस में। अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो देयर आर 2 और मोर पार्टनर्स, डेफिनेट सी बात है, 2 तो कम से कम होते ही हैं, उससे ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं, एंड वन ऑफ देम डाइज, एक बंदा मर जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो वन ऑफ देम मर जाएगा। तो अगर वन ऑफ देम डाइज तो आप क्या करोगे, देखो नीचे लीगल, हाँ नीचे आ जाते हैं, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अगर अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और वन ऑफ देम डाइज, कोई मर जाता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कहीं अगर कोई मेल चला गया तो उसकी जो वाइफ है, विडो ऑफ द डिजीज पार्टनर, कैन कंटिन्यू टू रिसीव द शेयर ऑफ द फर्म का वो शेयर वो रिसीव कर सकती है, ओनली इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन सच प्रोविजन। मतलब अगर पार्टनरशिप के अंदर ऐसी कोई एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न डाली थी, सबने मिलकर अगर डाली थी, तब उस लेडी को वो चीज़ मिल जाएगी। तो ऐसे अगर कोई फादर चला गया तो बेटे को मिल गई, है ना, हस्बैंड चला गया तो वाइफ को मिल गई, वाइफ चली गई हस्बैंड को मिल गया, बच्चों को मिल गया, ऐसे। तो जो भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको वो मिल जाएगी। कंडीशन ये है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें ये बात लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा है और कोई एक मर जाता है, सॉरी, कोई एक मर जाता है तो उस केस में लीगल एलआर को मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोप्राइटरशिप पे। भैया प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात होती है, प्रोप्राइटरशिप तो एक ही बंदा होता है, ये तो आप ही को पता ही है। तो यहाँ पर कोई शेयरिंग वेयरिंग तो होती नहीं है, अपने पास ही रहते हैं। तो देखो उसमें क्या कंडीशन है, नो शेयरिंग ऑफ फीस बिटवीन एलआर, है ना, एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, नो शेयरिंग ऑफ फीस बिटवीन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगल मेंबर। तो कोई शेयर थोड़ी करते हो आप डायरेक्ट, अगर सिंगल मेंबर मरेगा तो उसके जो भी इनहेरिटेंस में लोग होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो कोई शेयरिंग नहीं होती कि फीस बिटवीन द एलआर ऑफ द सिंगल मेंबर फर्म एंड परचेजर ऑफ गुडविल, है ना। तो या कोई गुडविल परचेज कर रहा है या आप सिंगल मेंबर हो, आपके कोई एलआर हैं तो उनको नहीं मिलती, ठीक है। तो परचेजर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। क्या सपोज करो ना, अगर आप अभी काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो ऐसे थोड़ी होता है आप अपने एलआर को शेयरिंग देने लगते हो, नहीं देते ना, क्योंकि जब तक आप डेथ नहीं होगी तब तक कैसे उसको मिलेगी। या फिर अगर आपकी डेथ हो जाती है एक्चुअल में तो और आपके लोग उसे सेल कर देते हैं तो किसको करेंगे, परचेज़र को सेल कर देंगे, तो उस केस में परचेज़र के एलआर को थोड़ी मिलेगी। तो वो चीज़ लिखी है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंगल मेंबर को नहीं मिलेगी। और अगर आप सेल करते हो तो परचेज़र ऑफ द दैट पर्टिकुलर गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द डेथ ऑफ दिस ऑफ द फर्म, ठीक है, तो उसको तब मिलेगी, एलआर को नहीं मिलती। तब पेमेंट, हाँ
पेन चेंज कर लेते हैं। द पेमेंट मे बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, जो भी पेमेंट होती है, जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप सेल करी और किसी ने आपसे ख़रीदी, तो वो जितनी भी पेमेंट्स वगैरह होंगी वो सब क्या होंगी, इंस्टॉलमेंट में होंगी, राइट। तो दे आर ऑल इन इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड द एग्रीमेंट ऑफ द सेल, जो भी सेल एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोवाइडेड द एग्रीमेंट ऑफ द सेल ऑफ गुडविल कंटेन सच प्रोविजन। मतलब अगर आपने गुडविल सेल करी है, उसमें एक एग्रीमेंट बनवा लिया, तो उसमें लिख दिया कि भैया मैं गुडविल अगर सेल करूँगा तो उसके पैसे धीरे धीरे करके दूंगा, और सेलर मान गया तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं माना, कहता नहीं मैं तो लमसम लूँगा, तो अगर वो लमसम लेगा तो भी ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट में लेगा तो भी ठीक है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, ये पॉइंट तो कर लिया, ये पॉइंट देखते हैं। गुडविल ऑफ द प्रोप्राइटरी फर्म, अगर आपकी प्रोप्राइटरी फर्म की जो गुडविल है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अनदर एलिजिबल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ तो आपको नॉन मेंबर को बेची है, यहाँ आप मेंबर को बेचने की बात कर रहे हो। तो अगर आपने गुडविल बनाई, 10 साल आपने फर्म चलाई, गुडविल बनाई, दोनों केस में वही बात है। मैं एक बारी ना ये सारा हटा देती हूँ। हाँ, अब आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ आपने नॉन मेंबर की बात करी, जो मेंबर नहीं था, और यहाँ पर मेंबर था, ठीक है। तो नॉन मेंबर है, हाँ मेंबर था। तो देखो यहाँ पर दोनों में आपने सेल करी है गुडविल, यहाँ भी गुडविल सेल करी है, पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट में ली है ना। तो यहाँ पर भी आप गुडविल सेल करने की बात कर रहे हो। तो याद रखना कि ये नॉन मेंबर को करिए, ये मेंबर को करिए। अगर मेंबर को करोगे तो आपको देखना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जिसको आप बेच रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो टू अनदर एलिजिबल मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। आफ्टर पर कब बेच रहे हो, आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न। देखो दोनों केस में आपने डेथ पे करा, यहाँ पर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कोई फीस होती नहीं है, पर जब डेथ हो जाती है तो एलआर क्या करते हैं, चलाते ही नहीं है उस पर्टिकुलर फर्म को और किसी और को बेच देते हैं। तो वो बेच दी उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर जब डेथ हुई तभी तो बेची, परचेज़र आया तभी तो बेची। यहाँ पर भी जब आपकी डेथ हो जाएगी, उस प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, तब उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं उसके लोग, हाँ, है ना, एलिजिबल मेंबर को बेची ऑफ द इंस्टीट्यूट आफ्टर द डेथ। डेथ जैसे हुई उसके बाद उसके घर वालों ने क्या करा, उसकी प्रोप्राइटरी फर्म को बेच दिया। तो क्या कह रहे हैं, द काउंसिल परमिटेड द सेल एंड ट्रांसफर ऑफ गुडविल फॉर सच केसेज इन द फॉलोइंग मैनर, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ फर्स्ट केस में जब पार्टनरशिप फर्म थी और कोई पार्टनर डायरेक्ट हो गया था, तो उसके एलआर को, उसका जो शेयर था, डिजीज पर्सन का जो एलआर था, उसको वो शेयर रिसीव हो रहा था। इंस्टॉलमेंट में हो, कैसे हो, सब कुछ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने एग्रीमेंट करा रखा था। दूसरे केस में आए तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यहाँ अगर प्रोप्राइटर मरता है तो उसकी डेथ के बाद भी गुडविल बेची जा सकती है, तो उसके एलआर को कोई शेयर वेयर थोड़ी मिलता है। हाँ, सिंगल बंदा है, पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी बोला कि अगर आपने ये नॉन मेंबर को बेचा, ये मेंबर को बेचा, तो दोनों ही केसेस में आप गुडविल में आप काउंसिल को इंटीमेट करोगे कि भैया हमने ना अपने फादर की, या जो भी कंसर्न पर्सन चला रहा था, उसकी क्या करी, जो फर्म थी वो सेल कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, उसकी गुडविल दे दी, ठीक है ना। तो सेल और ट्रांसफ़र ऑफ द गुडविल फॉर सच केसेस, तो कैसे करना है वो नीचे है, आ जाते हैं। देखो नीचे देखो, तीनों केसेस यहाँ से कंसर्न है, ये तीनों केसेस है ना, इससे ये वाले केस से कंसर्न है कि कहाँ आईसीएल परमिट करता है। तो यहाँ जब आप देखो नॉन मेंबर को बेचोगे ना, नॉन मेंबर को बेचोगे तो इंस्टीट्यूट को, आईसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मेंबर को बेची है ना, तो इंस्टीट्यूट बीच में टांग अड़ाएगी, मतलब अब इंस्टीट्यूट आएगी और आपको मैनर बताएगी। तो मैनर नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न अकर ऑन और आफ्टर, मतलब 9/30 मतलब 30 तारीख को, 8 मतलब अगस्त, तो 30 अगस्त 1998 या उसके बाद डेथ हुई है, तो क्या होगा, प्रोवाइडेड सच सेल इज़ कम्प्लीटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स, सेल कंप्लीट हो जानी चाहिए सारे एस्पेक्ट्स में, विद इन अ ईयर ऑफ डेथ के 1 साल के अंदर अंदर ऑफ सच प्रोप्राइटर कंसर्न। डेथ हुई यहाँ पर और 1 साल यहाँ, उसके अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, इसको छोटा कर लेते हैं, फिर सब कुछ क्लियर आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले केस का, ये वाला जो केस है हमारा, ये वाला केस है, इसका पहला पॉइंट है ना। तो पहले पॉइंट में डेथ ऑन और आफ्टर इस पे होनी चाहिए, प्रोवाइडेड आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो 1 साल के अंदर विद इन अ ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। देखो, द नेम ऑफ द कंसर्न फर्म वुड बी केप्ट इन अबेयंस, अबेयंस मतलब रोक के रखेंगे, स्टे रखेंगे, दैट इज़ नॉट रिमूव्ड ऑन द रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ की इंफॉर्मेशन उनके घर वालों ने प्रोवाइड करी आईसीआई को, तो उसकी डेथ की इंफॉर्मेशन मिली, बट उसका जो फर्म का नाम था वो अबेयंस में है, मतलब रोक के रखा है, अभी रिमूव नहीं किया, ठीक है।
हाँ, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो नॉट रिमूव्ड ऑन द रिसिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर एज इज बीइंग डन एट प्रेजेंट ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ दिस कंसर्न। मतलब जब डेथ हुई होगी यहाँ पर तो उसके 1 साल तक वो उसे अबेंस में रखेंगे, रोक के रखेंगे, अपने रजिस्टर से उसका नाम नहीं हटाएंगे, है ना। 1 साल के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लो तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। सेल पूरी हो जानी चाहिए, वही तो बोल रहे हैं, सेल की सारी फॉर्मेलिटीज़ 1 साल में कर लो, नाम सेफ रहेगा। दूसरा केस, डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न अकर्ड ऑन और आफ्टर 30/8/198 एंड देयर एग्जिस्टेड ए डिस्प्यूट एज टू लीगल हेयर ऑफ द डिजीज प्रोवाइडर। मतलब यहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, यहाँ तो सब बल्ले बल्ले था। बल्ले बल्ले मतलब सब चंगा था, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। पर यहाँ क्या हो गई, लड़ाई हो गई भाइयों में। फादर गए और भाइयों में लड़ाई हुई, किसकी फर्म है, क्या है क्या नहीं है। तो डेथ हुई 30/8/1998 या उसके बाद, और उसके बाद भाइयों में लड़ाई होने लगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव में। तो क्या करेंगे, देखो, प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट। आपको ये नहीं बताना सेल करिए क्या करिए, डिस्प्यूट के बारे में बताना है कि हमारे फादर की डेथ हुई, अब ये डिस्प्यूट में चल रहा है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट, आपको डिस्प्यूट के बारे में बताना है। एग्जिस्टेंस ऑफ द डिस्प्यूट इज़ रिसीव बाय द इंस्टीट्यूट विद इन अ ईयर ऑफ द डेथ। डेथ होने के 1 साल के अंदर अंदर आपको इंस्टीट्यूट को उसके डिस्प्यूट के बारे में बताना है, ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न। तो द नेम ऑफ द कंसर्न फर्म शैल बी केप्ट इन अबेंस। फिर वो उसको क्या कर देंगे, अबेंस में रख लेंगे टिल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ, हाँ 1 ईयर रख फ्रॉम कॉन्सिडरेट द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसका मतलब हो गया जब आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा, कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देगा, सेटल हो जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट सेटल हो जाएगा, उसके बाद 1 साल तक इंस्टीट्यूट उसे अबेंस में रखेगा कि 1 साल तक कोई ना कोई जिसके नाम पे ये फर्म हुई है वो उसे बेचेगा। तो दैट इज़ द प्रोसेस। तो पहले वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके भी नाम पे हुआ था वो उसे आराम से 1 साल में बेच सकता था और 1 साल में सारी क्लियरेंस कर दो। दूसरे केस में आपको इंस्टीट्यूट को डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट होता है, अगर आपकी लड़ाई हो गई तो इंस्टीट्यूट को आपको डेथ के बारे में बताना होगा, डिस्प्यूट के बारे में, और डिस्प्यूट के सेटल होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर वो उसे अबेंस में रखेगा, राइट। वो आपको क्या करेगा, मौका देगा कि आप 1 साल के अंदर अंदर उसे बेच लो। फिर ठीक है, थर्ड पार्ट आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न हैड अकर्ड ऑन बिफोर 28, क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे 30/8/1998 ऑन एंड आफ्टर, अब करना है बिफोर, पहले अगर डेथ हो जाती है तो इससे। तो प्रोवाइडेड सच सेल ट्रांसफर इज कंप्लीटेड इफेक्टिव एंड इंस्टीट्यूट्स परमिशन टू प्रैक्टिस इन द डिजीज प्रोप्राइटर्स फर्म नेम। मतलब आपने उसे सेल ट्रांसफ़र कर दिया और इंस्टीट्यूट ने भी परमिशन दे दी कि हाँ, जो इंसान अब नहीं है इस दुनिया में, उस इंसान के नाम पर आप वो फर्म चला सकते हो, क्योंकि फर्म का नाम था APJ। तो अब वो APJ अगर नहीं रहा तो आप APJ के नाम पे अभी भी फर्म चला रहे हो, उसकी परमिशन उन्होंने ग्रांट कर दी है। तो ये लिखा है ना, टू प्रैक्टिस परमिशन दे हैव ग्रांटेड इन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ द डिजीज प्रोप्राइटर्स फर्म नेम इज सॉट फॉर बाय 28/1998। इस दिन सॉट हो जानी चाहिए एंड फर्म नेम कंसर्न इज स्टिल अवेलेबल विद द इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट के पास वो नाम अभी भी अवेलेबल रहेगा, कहीं नहीं ले जाएंगे, राइट। तो इतना ही हमने कर लिया, आप इसको अगली क्लास तक रिवाइज करके रखें क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है और याद करने लायक है। देखो नीचे भी एक पार्ट लिखा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन ऑल द पार्टनर्स डाई। मतलब सपोज करो कोई हादसा हो गया, ठीक है, और हादसे में सारे के सारे मारे गए, कहीं जा रहे थे, सारे पार्टनर्स चले गए, 4 पार्टनर्स थे, ऑल द पार्टनर्स डाई एट द सेम टाइम पे मारे गए। अबाउट अबव काउंसिल डिसीजन वुड ऑल्सो भी एप्लीकेबल। तो जो ऊपर का काउंसिल का डिसीजन है तो वहाँ पर सेम ये कैटेगरी अप्लाई हो जाएगी। वहाँ पे था ना फर्स्ट केस में, ये जो फर्स्ट केस था आपने कहा था कि ऑल में से 1 पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, LR को, उसका क्या मिलता रहेगा, शेयर मिलता रहेगा। कब मिलता रहेगा, जब एग्रीमेंट में ये बात लिखी होनी चाहिए, मिलता है। बट अगर वो केस में एक पार्टनर की डेथ नहीं हुई, सारे पार्टनर की डेथ हो गई, तो वो केस ये वाला बन जाएगा, हम मान लेंगे वो एक प्रोप्राइटरी की तरह है और उसका अब कोई भी पार्टनर नहीं बचा। तो अब वो अगर किसी और को सेल होती है तो उस पर एब्सोल्युटली ये तीनों केस लगाए जाएंगे। बिफोर हुआ तो ये, डिस्प्यूट में है तो ये, और कोई डिस्प्यूट नहीं है तो 1 साल के अंदर ये, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी क्लॉज नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपके पास 2 क्लॉजेज हो गए, क्लॉज नंबर 1 जिसमें वो क्या करेगा, किसके अपने नाम पे किसी को प्रैक्टिस करने देगा या नहीं, ये चीज़, और दूसरा क्लॉज नंबर 2 कि वो किसी को अपना फ़ीस वगैरह या कमीशन ब्रोकरेज देता है
और वो किस किस को देता है, नॉन मेंबर्स वगैरह को, अदर देन को, इन सब को। तो और वो क्यों देता है? प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। तो वो कैसे अलाउड नहीं है? तो मतलब अलाउड है, वो दे सकता है, पर वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तब ही होनी चाहिए जब वो प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा हो। ये कहा है उन्होंने बेसिकली, है ना। ठीक है गाइज, थैंक यू।